The Dramatic Art and Design Association welcomes Dr. Dinesh Yadav, is an assistant professor of design and technical director at the Theater and Dance University of विस्कॉन्सिन यूएसए। तो चलिए आज रविवार हम मिलते हैं डॉक्टर दिनेश यादव जी से और उनसे बातें करते हैं थिएटर के बारे में। आप अभी अमेरिका में हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ाते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार गोविंद भाई। नमस्कार गोविंद भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी तो आज सुबह हो रही है, हमारी रात हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निमंत्रण स्वीकार किया कि आप आएंगे और बात करेंगे। हाँ, हमने सुबह सुबह आपको उठा दिया तो उसके लिए नहीं मैं मॉर्निंग बर्ड हूँ। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने साथ में काम किया और आज हम साथ में बातें भी करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने कैसे थिएटर की शुरुआत की, आप किस तरह से थिएटर में आए, मतलब आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थिएटर करने की? ये लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं तो साइंस का विद्यार्थी था, मतलब मेरी ग्रेजुएशन बायोलॉजी केमिस्ट्री से है, मेरी मास्टर्स केमिस्ट्री से है, मेरी पीएचडी केमिस्ट्री से है। तो ये मेरे मास्टर्स के दौरान की बातें हैं, मतलब कॉलेज से वैसे शुरू हुआ जब मैं ग्रेजुएशन में था साइंस में, आरआर कॉलेज अलवर में। वहाँ से थिएटर देखना थोड़ा थोड़ा और थिएटर में इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। उसके बाद मैं मास्टर्स करने आगरा चला गया था, मेरी केमिस्ट्री की एमएससी करने। फिर वहाँ पे मेरा संपर्क इप्टा से हुआ। आगरा में बाबा राजेंद्र रघुवंशी थे, जितेंद्र जी थे, दिलीप जी थे, तो इप्टा की पूरी टीम से फिर वहां से थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट बढ़ा थिएटर में। तो जब मैं मास्टर्स करके लौट रहा था तब तक मैं मोर और लेस फाइनल कर चुका था कि हाँ, मतलब मैं थिएटर में जाना चाहूंगा। तो वहां से फिर मैं जब पीएचडी कर रहा था तो फिर और इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। फिर मेरे पीएचडी के जो गुरु थे डॉक्टर एमपीएस चंद्रावत, विजनरी आदमी है बहुत ही, उनको इस बात का एहसास भी था और वो प्रमोट भी करते थे मुझे कि तुम जहां पे भी जाना चाह रहे हो जाओ, अपना काम करते रहो जब तक तुम नहीं पहुंचते हो वहां पे। तो इत्तेफाकन ये हुआ कि इधर मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, इधर मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हुआ और उसके बाद में फिर तो कंटिन्यू हो ही गया। तो ये है। तो मतलब उससे पहले भी तो आपने थिएटर किया होगा अपनी जगह पे, तो वहां थिएटर करना और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके करने में आपको क्या अंतर महसूस हुआ, किस तरह का अंतर लगा? देखिए, मेरा जो थिएटर का मेजर जो एक्सपोजर था वो था आगरा में, जब मैं इप्टा के साथ में था। तब मैंने थिएटर को एक तरीके से सेमी प्रोफेशनल तरीके से, या जो मतलब इप्टा की जो स्टाइल है उसमें होते देखा। अब मंच बड़े हो गए थे, सूर सदन बड़ा मंच था जिसमें 2 नाटक मैंने किए इप्टा के साथ में। तो कमिटमेंट के लेवल पे, स्केल के लेवल पे, नाटकों की समझ और नाटकों के चयन को लेकर के अलग संभावनाएं मतलब वहां पे हो गई थी। उससे पहले जब मैं कॉलेज में था तो मेरे मित्र थे वहां पे आर्ट्स में, दिलीप वैरागी, बहुत अच्छे राइटर हैं बहुत। उनके साथ में हम लोगों ने अपना एक कॉलेज थिएटर ग्रुप शुरू कर दिया था। तो जब मैं एमएससी से लौट करके जब मैं वापस आता हूँ अपने शहर में, तब तक वो ग्रुप अच्छा हो गया था और मैंने फिर दिलीप के डायरेक्शन में एक ना काम किया, आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही अच्छा काम किया था उसने उस वक्त। तो वो एक जो ग्रुप थिएटर की अपनी परंपरा होती है कि भाई ठीक है, शाम को लोग मिल लेंगे, शाम को काम शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक स्कूल है तो उसका अपना है, मतलब जाहिर सी बात है भाई, 24 आवर्स 7 डेज आप उसमें रहते हो, फुल्ली फंडेड स्कूल है, तो वो उसके साथ में एक
बहुत अच्छी बात है। तो ना मतलब जो नाटक शाम को 3 घंटे 4 घंटे सीमित था, वो फिर 3-4 घंटे सीमित ना रह करके 24 घंटे हो गया। फिर जब आप 24 घंटे किसी काम में लगते हो तो ज़ाहिर-सी बात है उसका स्केल बढ़ जाता है, उसका उसमें और सारी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अ, तो ड्रामा स्कूल का तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इन्वॉल्वमेंट थिएटर में चूँकि उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ड्रामा स्कूल का कि आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ ही जाएगा ऑटोमैटिकली। जी, जी, बिल्कुल। तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, आप ड्रामा स्कूल में आ गए, है ना? तो ड्रामा स्कूल में आने के बाद आपने एक्टिंग ना लेके डिजाइनिंग डायरेक्शन लिया। उसके पीछे क्या सोच थी आपकी कि डिजाइनिंग और डायरेक्शन लिया जाए, जबकि आप एक्टिंग भी करते रहे हैं स्कूल में? उसके बाहर भी की है। उसके बाहर भी की है। हाँ, उसके बाहर भी की है। लेकिन स्पेशली जब चूज करने की बात है तो डिजाइनिंग और डायरेक्शन, तो वो भी मुझे लगता है थोड़ा मुझे लगता है इत्तेफाक थोड़ा हुआ। हाँ? मुझे लगता है ये भी मुझे लगता है ये भी इत्तेफाक हुआ। अच्छा, आपकी आवाज मुझे ओके, वापस आपकी आवाज मुझे हाँ, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर तक जब फर्स्ट ईयर जब खत्म होता है ड्रामा स्कूल का, उस वक्त आप चयन करते हो कि आपको क्या लेना है। अभिनय उससे पहले तो मतलब थिएटर में जैसे सब लोग शुरुआत करते हैं मोरलेस नाटक के अभिनय से ही, और सब लोग एक्टर ही मोरलेस बनना चाहते हैं और एक्टर में भी हीरो ही बनना चाहते हैं। तो वो तो मतलब सबकी मोरलेस एक ही जर्नी है। मतलब ड्रामा स्कूल में आने वाले तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोगों की एक ही जर्नी। सेकेंड ईयर के से पहले फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते मुझे ये समझ में आया कि ये जो डायरेक्शन वाला और डिजाइन वाला जो एरिया है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उससे पहले मेरा सारा एक्सपोजर थिएटर का एक्टिंग में था। मैं उससे जस्ट पहले सत्या भाई के साथ में, सत्यव्रत राउत सर के साथ में रशोमन कर चुका था फरीदाबाद के जंगलों में, और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस हुई थी उसमें। मैं जो उसमें ताजो मारू जो मेन कैरेक्टर वो कर रहा था, दिलीप के साथ में आषाढ़ का एक दिन कर चुका था। ऐसे एक हमारे अलवर में एक गिरिराज जेमिनी है, उनके साथ में अंधा युग कर चुका था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही कमाल के प्रोडक्शन थे या मतलब उस तरीके से, लेकिन फिर स्कूल में आकर के दिनेश खन्ना जी का जो सीन वर्क होता है, हमारे साथ में उन्होंने दोस्तोवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट किया था, तो उसमें भी मतलब मोरलेस अच्छा काम कर किया था। तो लेकिन अभी तक मुझे डिजाइन का और डायरेक्शन का कोई मतलब ककहरा पता नहीं था। तो मुझे ये इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि यार ये ऐसा फील्ड है जो मुझे नहीं पता। एक मुझे हल्का-सा भान इस बात का था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो डायरेक्टर मतलब अपने लालच को रोक नहीं पाएगा आपको कास्ट करने में। तो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कमाल का एक्टर था, लेकिन मुझे ऐसा मालूम था कि मैं जिस भी तरीके का एक्टर हूँ तो डायरेक्टर जो है रोक नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं मैं एक्टिंग करूँगा ही। और हुआ यही कि मैंने डिज़ाइन डायरेक्शन लिया इसलिए कि मुझे वो फ़ील्ड आता नहीं था बिल्कुल भी। और मैं मोर और लेस सारे प्रोडक्शंस में एक्टिंग करता रहा, छोड़ के राज बिसारिया जी का कैंडिडा मेरे हिसाब से। उसके अलावा जितने नाटक हुए 8 नाटकों में से 7 नाटकों में मैंने एक्टिंग की। रंजीत कपूर जी का जो नाटक था आंटियों का तहखाना उर्फ तेरा कब्रिस्तान एक्सटेंशन, उसमें तो मैंने मेजर रोल किया। उसके बाद ताजमहल अभिलाष जी का प्रोडक्शन था जिसका डिज़ाइन मैंने किया था, बहुत ही कमाल का प्रोडक्शन था। उसमें मैंने रोल किया। पहिए जामिल भाई का, ये थर्ड ईयर के प्रोडक्शन बता रहा हूँ, था, तो उसमें मैंने 7 रोल किए। 7 रोल तो ये और डिप्लोमा प्रोडक्शंस में भी मतलब मेरे बैच के मणिमाला के डिप्लोमा प्रोडक्शन में मैंने एक्टिंग की, मेरे में नहीं की, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैं ऐसे काम करता रहा। फिर एक्टिंग क्लासेस भी मैं जाता रहा। रघुवीर यादव जी की एक्टिंग क्लास हुई, उसको मैंने पूरी को किया।
गाय ब्राउन करके इजराइल से एक एक्टिंग टीचर आए थे, बहुत ही अच्छे टीचर थे, उनकी एक्टिंग क्लास पूरी की। तो मतलब जो एक्टिंग के जो थोड़े थोड़े जो आयाम मतलब मिल सकते थे, थोड़े जो ओपनिंग जो थे, वो मैं करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिंग होती रही, लेकिन मेन तो फोकस था डिजाइनिंग और डायरेक्शन पे। तो उस पे कैसे क्या काम किया, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। एक्टिंग तो हम बाहर करते रहते हैं, लेकिन डिजाइनिंग डायरेक्शन हम सब के लिए वाकई नया होता है। जिस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता है वो नया होता है, क्योंकि वाकई हम जब बाहर करते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते। मैं भी मतलब जिस तरह बाहर लाइट को समझता था, स्कूल आया तो देखने का नजरिया ही बदला। तो आपका भी इन चीजों में बदला होगा कि सीनिक डिजाइनिंग लाइट्स को लेके, है ना। फिर एंड में एक प्रोडक्शन भी करना होता है, डायरेक्शन। तो पहले तो एज अ डिजाइनर ही सोचते हैं हम चीजों को डेवलप करने के लिए। तो आपका नजरिया कैसे उन चीजों के प्रति गया, कैसे चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए? देख गोविंद भाई, असल में क्या है कि आप इस बात को मान लीजिए कि मेरा उससे पहले, क्योंकि मैं पूरा थ्रू आउट साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। आप अगर मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मैं केमिस्ट्री से यूं का यूं उठ के, और केमिस्ट्री में भी पीएचडी करके, और फिर मैं थिएटर में आ रहा हूं। तो मेरा थिएटर का कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं था, मतलब ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो डिजाइन का और डायरेक्शन का तो कोई आइडिया ही नहीं था। मतलब डायरेक्शन जो मेरे दोस्तों ने किया, उससे पहले जो मेरे डायरेक्टरों ने किया, उसका आइडिया था। और डायरेक्शन का मेजर आइडिया अब थोड़ा सा हुआ जब सत्या सर के साथ में रशोमन किया, तो उनको काम करते देखा। तो जब मैं डिजाइन शुरू करता हूं, मेरे को पेंसिल से सीधी लाइनें भी नहीं खींचनी आती थी, सच्चाई बताऊं मतलब क्योंकि उससे पहले मैंने मतलब CH3OH किया था मतलब केमिस्ट्री की रिएक्शन की थी। तो मेरा सारा जो डिजाइन था वो C और O और H और उसकी बॉन्डिंग मतलब बनाने में थी। तो अब हमारी पहली क्लास शुरू होती है राजेश बहल सर के साथ में स्केचिंग की। वहां से फिर आपको थोड़ा थोड़ा सेंस आना शुरू होता है कि मतलब ये चीज है क्या, हल्का डिजाइन का। फिर रॉबिन सर की क्लास शुरू होती है, फिर दूसरी क्लास है, फिर अभिलाष जी का सीन वर्क शुरू होता है, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, बहुत इंटरेस्टिंग काम था। तो डिजाइन में अब पहली बार ये चीजें देख रहे हो आप, पहली बार डिजाइन को डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो कि कैसे डिजाइन जो है वो नाटक का एक अभिन्न अंग होती है, नाटक को मीनिंग सप्लाई करती है, नाटक को दर्शकों को परसीव करने में मदद करती है, नाटकों के संदर्भ बनाने में मदद करती है। तो ये उससे पहले ये सब चीजें था नहीं। बड़ा डिजाइन का जो भी आइडिया था वो बड़ा रिप्रेजेंटेशनल आइडिया था कि अच्छा मतलब आषाढ़ का एक दिन है तो एक घर होगा, उसमें मतलब तलप होगा, दीवारें होंगी, कुछ बर्तन होंगे, तो उस तरीके की समझ थी। तो नाटक की एब्स्ट्रैक्ट समझ, पेंटिंग जैसे मुझे कुछ पता नहीं था पेंटिंग के बारे में। तो पहली बार जब मैं रॉबिन सर सजेस्ट करते हैं कि पेंटिंग देखना शुरू करो, तो मैं ललित कला अकादमी जाके पेंटिंग देखना शुरू, गैलरी लेके जाते हैं। तो पहली बार मतलब आप वहां पे स्मृता शेरगिल की पेंटिंगें देखते हो और दूसरे काम। तो यहां से फिर वो एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होती है कि मतलब विजुअल का रोल क्या है नाटक में। और फिर धीरे 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 वो डेवलप होती जाती है ओवर द पीरियड। लेकिन मेरे काम में डिजाइन में जो मेरी समझ बढ़ी वो दो लोगों ने ग्रेटली बढ़ाई, तीन लोगों ने ड्रामा स्कूल के दौरान। सबसे पहले रॉबिन सर ने, जिनके साथ में मेरा लंबा रिश्ता रहा NSD के दौरान भी और उसके बाद भी, और मेरे काम में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वुड से। फिर दूसरी समझ बढ़ाई अभिलाष जी ने, जब मैं उनके साथ में पहले सीन वर्क कर रहा था और उसके बाद में जब मैंने उनके साथ में ताजमहल किया। मैं ये बोलूंगा कि मेरे डिजाइन का वन ऑफ द बेस्ट काम है वो, जब ताजमहल किया उन्होंने। और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट काम था, अभिलाष जी गाइड करते रहे बार बार, और मैं
जाता रहा, और अभिलाष जी ने एक तरीके से पर खोले कि अब जाओ करो। और तीसरा जो मेरा इन्फ्लुएंस रहा वो पीटर कुक का रहा, जो मेरे थर्ड ईयर में आते हैं डिजाइन की क्लास लेने, और बाद में मतलब एक तरीके से एज ए मेरे मेंटर उन्होंने काम किया। तो पीटर कुक ने मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल थिएटर की डिजाइन की सलाहियत को समझाया कि काम को नीट कैसे करना है, काम को प्रेजेंट कैसे करना है, काम आइडियाज को कंसोलिडेट कैसे करना है, टाइम बाउंड काम को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये 3 लोगों का डिजाइन में ग्रेटर इन्फ्लुएंस रहा मेरे, और मैं अपने आप को मोर एज ए सीनिक डिजाइनर उस दौरान देख रहा था कि अदर देन एनीथिंग एल्स, मतलब कॉस्ट्यूम या लाइटिंग के में बहुत ज्यादा मेरा इन्फ्लुएंस नहीं था जितना मैं सेट डिजाइन में मेरा इन्फ्लुएंस था। तो ये डिजाइन की यात्रा है। मतलब इन सारी चीजों से मुझे भी याद आ गई रॉबिन सर के। सच में रॉबिन सर ने बहुत लंबी क्लास ली थी हम लोगों की भी, है ना। वो बताते थे कि अलग अलग पेड़ों में कितने कलर्स होते हैं, देखो कभी दुनिया को देखो तो समझ में आएगा डिजाइनिंग। और स्पेशली मतलब प्रयाग शुक्ल जी की क्लास सच में बहुत इंटरेस्टिंग होती थी कि मतलब एस्थेटिक की क्लास हो रही, एस्थेटिक समझ में नहीं आता था कि पेंटिंग देखो जाके कैसे देखना, वो सारी चीजें सच में बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप तो योगा भी करते रहे हैं, मतलब आपके मतलब फैमिली से रहा है, तो उसने भी क्या थिएटर के फील्ड में आपकी बहुत मदद की, कैसा रहा? क्योंकि वो एक पार्ट तो है, इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ना। आप तो आपके फैमिली से जुड़ा हुआ है योग। मैं उसको जरूर पूछना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे मेरे बैचमेट मेरे से मजाक करते रहते थे कि ये जो है सुबह आकर के सबसे पहले टांग उठाता है। मतलब मेरा इनफैक्ट मैं शायद जब सेकेंड ईयर में डिजाइन में आ गया था उसके बाद भी मैंने फिजिकल क्लासें छोड़ी नहीं थी। इतना मुझे याद है शायद मैंने छाऊ की क्लास तो की थी। देखिए योग का ऐसा है कि मेरे ग्रैंडफादर से योग आता है हमारे परिवार में। मेरे ग्रैंडफादर योग के जानकार थे और योग की समझ रखते थे। मेरे पिताजी ने योग में फिर एक तरीके से एक ट्रेनिंग ली। कैवल्य धाम लोनावाला में 1980 में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे अपने बैच के, और फिर 1980 से और 1982 तक वहां पढ़ाते भी रहे, और उसके बाद में फिर उन्होंने हिंदुस्तान के और बहुत देशों, मतलब बहुत सारे राज्यों में जाके पढ़ाया। तो मेरा जो योग का जो ओरिएंटेशन है वो मेरे तीसरी चौथी क्लास से शुरू हो जाता है, जब मेरे पिताजी हम लोगों को 26 जनवरी के जो कल्चरल प्रोग्राम होता थे हमारे कस्बे में, हमारी स्कूल उसमें योग का प्रोग्राम लेके जाती थी कि मतलब 20 मिनट का 25 मिनट का योग प्रदर्शन करके दिखाएंगे। और मेरे पिताजी योग के शिविर करते रहते थे हमारी स्कूल में, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर भी थे और मेरे टीचर भी रहे, मतलब मेरे प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल। तो मेरे घर में योग जो है वहां से शुरू हो जाता है। तो घर में भी करते रहे और मतलब घर के बाहर भी करते रहे। जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आते हो तो मतलब तब तक ये कि योग की समझ बन चुकी थी, मतलब योग की थ्योरेटिकल समझ भी बन चुकी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगेन यू नो कि लाइक मैं बहुत ग्रेट योगी समझ थी, लेकिन उसके बेसिक अष्टांग योग की समझ बन चुकी थी कि अब अष्टांग योग के चरण, मतलब उसकी फिलोसफी की और उसकी प्रैक्टिस की भी। तो मैं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आया था तो मैं मोरलेस सारी आसन जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में करवा रहे थे वो उससे पहले से करता रहा था। मैं क्रियाएं न्योली, धोती, जलनेति, सूत्रनेति, ये उससे पहले से करता रहा था। तो वो एक तरीके से एक पीरियड था कंसोलिडेट होकर के उस पर काम करना। उसका फायदा ये हुआ कि एक तो आपका शरीर मेंटेन रहा, और जब शरीर मेंटेन रहा तो यह है कि काम करने में मन लगता रहा, काम करने में इंटरेस्ट बना रहा। और फिर लेटर ऑन जाकर के ये वो भी समझ देता है कि मतलब एक तरीके से आपको फोकस करने में, मेडिटेट करने में वो हेल्प करता रहा। एज एन एक्टर तो बहुत ही हेल्प करता रहा, मतलब इमोशनल क्वालिटी, इंटेंसिटी, इन सब चीजों में
तो योग ने मुझे दोनों फ्रंट पे हेल्प किया, डिजाइन के फ्रंट पे भी, एज ए ह्यूमन बीइंग फोकस रह के, कंसंट्रेट होकर के काम करने में, मोरलेस एक ओवरऑल जीवन के प्रति दृष्टि पैदा करने में, सम्यक दृष्टि पैदा करने में, और एज एन एक्टर भी उसने मुझे मदद की, अपने मतलब स्पेशली अपनी बॉडी पे और अपने विचारों पे कंट्रोल रखने में, और उसको एक तरीके से शार्पन करने में। तो बाद में फिर जाके आदिलदा की जब एक बार क्लास हुई, मैं बहुत ज्यादा उस क्लास में नहीं गया, लेकिन उससे थोड़ी थोड़ी समझ पैदा हुई कि आदिलदा का जो काम है कितना योग से इन्फ्लुएंस है। आदिलदा मतलब आदिल हुसैन, जिन ऑडियंस को अगर नहीं, तो फिर रघुवीर भाई जब आते हैं एक्टिंग की क्लास लेने और उनकी म्यूजिक की क्लास, तो उस क्लास में योग को लेकर के बात हुई। तो फिर वो कनेक्शन बनना शुरू हुए, ब्रिजिंग होना शुरू हुए कि कहाँ पे जाके किस तरीके से कनेक्ट करती है चीजें। तो या मतलब ये था योग का लेना देना। वो तो अभी भी चलता रहता है, मतलब अभी भी मैं तो यहाँ पे भी करता ही हूँ, अपना शरीर फिट रखना पड़ता है भाई। आजकल मेडिकल कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां धड़ाधड़ पैसे काटती है, नहीं तो अगर आप जो है शरीर को ठीक नहीं रखोगे तो। लगता है गोविंद भाई का कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो अगर मतलब मैं योग पे कंटिन्यू करूं बाकी हमारे मित्रों के साथ में, तो मुझे ये भी लगता है कि अनफॉर्चुनेटली योग की केवल एक समझ है। आप वापस आ गए। योग की जो एक बड़ी जो समझ है आम जन में, वो समझ शरीर को फिट रखने तक हो जाती है, और उसमें भी मतलब आसन तक सिमट के रह जाती है। आसन कर लिए या बिल्कुल, ये मेरा प्रश्न इसलिए भी था क्योंकि आपका जो डिप्लोमा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें योग से रिलेटेड थी, आपने बड़ा बड़ा रिसर्च करके वो बनाया था। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने डिप्लोमा बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत किया हुआ डिप्लोमा बनाते मुझे लगता है क्योंकि बहुत समय से वो चल रहा था, हम तो सब थे साथ में ही, है ना। तो क्योंकि महाभारत के ऊपर था, अलग तरह का काम था, तो आपने कैसे सोचा, कैसे बनाया उसको, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च किया था। उसमें वो जेस्चर, पोस्चर्स अलग तरह के जो आपने यूज किए थे, कहीं ना कहीं उसमें योग का इनपुट भी था। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो कैसे जुड़ता है, कैसे वो जाके एक रूप लेता है। आप जरूर उसके बारे में बताएं। डिप्लोमा भी एक इंटरेस्टिंग कहानी जैसे सबकी होती है, मतलब मेरे कोई अलहदा तो नहीं थी। मैं स्क्रिप्ट ढूंढता रहा, बहुत सारी स्क्रिप्ट ढूंढता रहा, लेकिन जिस तरीके का काम मैं करना चाह रहा था, कोई कंटेम्प्रेरी काम, कोई एक्सपेरिमेंटल काम, जो कि ड्रामा स्कूल में एक तरीके का फ्रीडम है भी, और आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित भी करती है कि हाँ आप बियॉन्ड जाके काम करो। अभिलाष जी और अनुराधा मैम गाइड थे डिप्लोमा के, जो जनरली उन बैचों के दौरान थे, तो वो एक तरीके से प्रमोट भी करते रहे कि हाँ बिल्कुल सोचो। अब फिर ये सब सोचते सोचते गीता दिमाग में आई कि, और गीता का जो क्वेश्चन आंसर जो स्ट्रक्चर है कि अर्जुन सवाल कर रहा है और कृष्ण उसके जवाब दे रहे हैं, वो एक डायलॉगिक पैटर्न है, मतलब उसमें आदान प्रदान है। तो वो एकदम से स्ट्राइक किया कि यार क्या इस पे कुछ कर सकते हैं क्या। तो फिर बातचीत कर, उस पर थोड़ा सा रिसर्च की, कुछ जगह से एप्रीहेंशन आए कि नहीं मत करो, कोई दम वाली बात है नहीं, स्टक हो जाओगे। लेकिन रॉबिन्सन ने बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं हाँ करो, आप इंटरेस्टिंग चीज है, जरूर करो। तो रुद्रो मेरा थर्ड ईयर था, रुद्रदीप चक्रवर्ती, और मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त भी है वो। तो फिर उससे बात हुई, तो रुद्र बोला हाँ यार करते हैं, इंटरेस्टिंग काम है। तो मैंने रुद्रो को फिर जिम्मेदारी सौंपी कि लिखोगे तुम। तो रुद्रो ने उसको फिर हम लोगों ने कंसीव करना शुरू किया कि उसको करते देखते क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है और कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन जो है, वो गीता का एक तरीके से ये मान लीजिए कि मेन क्रस्ट है, कि एक आदमी में कॉन्फ्लिक्ट है और उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर रहा है एक दूसरा पर्सन।
तो हम लोगों ने उसको 3 स्तर पे देखने की कोशिश की कि उस वक्त फार्मर्स एजिटेशंस हो रहे थे हिंदुस्तान के, मतलब उत्तर भारत में तो स्पेशली गुड़गांव में मारुति में कंपनी में एक बड़ा वो हो चुका था एजिटेशन वर्कर्स का, तो वो था। और अंबानी ब्रदर्स का स्प्लिट हुआ था। तो ये तीनों बड़े मतलब कॉन्फ्लिक्ट थे। तो उसकी आइडिया थी कि यार कैसे इन को कनेक्ट करें, क्योंकि है तो कॉन्फ्लिक्ट ही। और गीता में कृष्ण जो है वो एक तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर रहा है, और वो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल जो है वो बढ़ता और घटता जाता है अर्जुन का। कभी वो बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, कभी वो बहुत मतलब गहराई के सवाल पूछ रहे हैं। तो ये माना कि इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट में फार्मर्स एजिटेशन में एक फार्मर है, यूनियन मतलब मारुति के यूनियन में एक यूनियन लीडर है, और अंबानी के साथ में या मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे एक कॉर्पोरेट लीडर है, कॉर्पोरेट टीचर है। तो कृष्ण जो है इस तरीके से समझ में आने लगा कि एक जगह पे वो मैनेजमेंट गुरु है, एक जगह पे वो यूनियन का लीडर है, और एक जगह पे वो कोई फकीर है जो फार्मर के साथ में मतलब बहुत। तो उन्हीं 3 स्तर पे फिर भाषा का चयन होना शुरू हुआ कि जब हम एक किसान और उसके गुरु के साथ में जब वार्तालाप शुरू करवा रहे हैं, तो शायद बहुत ज्यादा कोलोकोलियल होगी, बहुत ज्यादा देशज भाषा होगी, बहुत ज्यादा मुहावरों और गीतों का प्रयोग होगा, जो बेसिकली मेरे दादाजी से मुझे मिला था। कि मेरे दादाजी हर बात में एक जुमला मारते थे, हर बात में एक कहावत मारते थे। कबीर उनको मतलब 700 दोहे कबीर के उनको मुंह ज़बानी याद थे, और वो उनको प्रैक्टिस करते थे। तो वहां से मुझे लगा कि ये एक फॉर्मेट बन रहा है। यूनियन लीडर में मेरा बैचमेट है पुंज प्रकाश मुंचुन। उसकी समझ जो है मतलब मार्क्सिज्म को लेकर के और सोशलिज्म को लेकर बहुत गहरी समझ है। तो उसने हेल्प करना शुरू किया कि उसको इस तरीके से मतलब, क्योंकि वहां पे जो आ रही है समझ वो तार्किक समझ है यूनियन के लेवल पे, कि एक तर्क वाला व्यक्ति जो है वो मतलब वो इनको वर्कर्स को समझा रहा है तर्क दे करके। तो एक जगह श्रद्धा है, एक जगह तर्क है, और तीसरे लेवल पे एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है। तो वार्तालाप के तीनों स्टैंडर्ड भी समझ में आएगा। एक फिलोसफिकल लेवल है, एक श्रद्धा का लेवल है, और एक भक्ति का लेवल है। ये मतलब तर्क का लेवल, फिलोसफी का लेवल और भक्ति का लेवल, ये तीनों लेवल भी समझ में आए। तो इस तरीके से वो फिर कंसीव होता चला गया। और अजय थे मेरे सेकंड ईयर में, आपके बैचमेट। अजय ने फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया। तो रुद्रो ने इंग्लिश में लिखी, अजय ने हिंदी में लिखा। फिर मेरे बैचमेट के साथ बैठ करके थोड़ा उसको हमने और पॉलिश किया। और मेरे एक फिलोसफी गुरु रहे हैं बाबा सागरानंद जी, उनके भजन थे जो मैं बचपन से गाता था। उनके भजनों को हमने उनमें गाने के रूप में काम लिया। तो मेरे बैचमेट हैं गणेश, और उसने बहुत ही खूबसूरती से उनको कंपोज किया। बहुत ही मतलब अच्छा कंपोज किया, बहुत ही अच्छा। और यहाँ से फिर उससे पहले मैं कुछ लोक कलाकारों के साथ में राजस्थान में काम कर चुका था। तो अलवर से मेरे एक बहुत निजी दोस्त हैं जो पंडोन के कड़े गाते हैं महाभारत के, गफरुद्दीन मेवाती। तो चूंकि मुझे पता था कि वो महाभारत में पंडून के कड़े गाते हैं, तो मैंने उनको बुला लिया था कि आप भी आ जाओ और कुछ करते हैं मिलके। तो गफूर भाई आ चुके थे, और गफूर भाई ने फिर उसमें कुछ फोक के लोक के वो एलिमेंट, पंडून के कड़े के एलिमेंट डाले। तो ऐसे करके वो बना। मेरी बैचमेट है शिवानी पुरी, उसने क्योंकि जब हम उसको कंसीव कर रहे थे तो बहुत एज ए मॉडर्न प्रोडक्शन देख रहे थे कि मतलब जो सेटिंग है वो बहुत मॉडर्न है। तो मैं कंटिन्यू करूं इस पे बात करना। तो मैंने जो उसका डिजाइन भी कंसीव किया वो पेंटागन फॉर्म है। अब चूंकि वो पेंटागन जो फॉर्म है वो एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट मतलब आर्किटेक्चरल फॉर्म मानी जाती है। तो 3 तरफ एक्शन है, 2 तरफ ऑडियंस है, और उनके बीच में से रास्ते हैं, और सारा व्हाइट है सेट जो है। हाँ, उसमें मतलब कोई दूसरा कलर नहीं है। तो वो एक चैलेंज भी था कि उसको मतलब कैसे बाउंस करना है। लेकिन उसी में वो, और अभी मंच में ऑन स्टेज हमने किया था उसको,
और उसमें फिर न्यूज एंकर जो है वो बार बार आती रहती है और वो खबरें देती रहती है। तो उसमें होता यह है कि न्यूज एंकर की खबर से एक तरीके से एक स्टोरी टेलिंग में चला जाता है, फिर एक्शन वापस आता है। तो न्यूज एंकर जो है वो प्रेजेंट से और टीवी में चली जाती है। तो अर्शी हसन उसमें न्यूज एंकर का काम करी थी, बहुत ही प्यारा काम किया था। और वहां से हमने फिर फिल्म शूट की थी इस पे। तो 2 दिन अपने एक्टर को मैं राजस्थान की जगह जगह घुमाता रहा और पूरा फिल्म शूट करके लेके आया। एक 5 स्टार होटल हमने रेंट किया, कुछ शॉट उसमें किए कि कृष्ण और अर्जुन जो है वो एक पूल में नहा रहे हैं और वहां पे उनका फिलोसफिकल डिस्कशन चल रहा है। एक फैक्ट्री के मालिक से बात की कि यार हम असल में एजिटेशन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे गेट पे खड़े होके हल्ला हल्ला करेंगे, परमिशन दे दो। तो वो एक फैक्ट्री का वो किया। फिर फार्म तो मेरे अपने फार्म थे, तो मेरे गांव में जाके अपने लोगों को मैंने बोला कि तुम थोड़ा गेहूं के खेत में आके हाहू कर दो। तो लोग बड़े जोश से आगे एक्टिंग करेंगे, फिल्म बना रहा है दिनेश भाई। तो वहां से उसके फिल्म शूट किए। फिर मनोरंजन सर ने उसको मिला के एडिट करवा दिया था। सोनम दा जो है, सोनम स्टॉकबी, वो गए थे मेरे साथ में शूट करने और कैमरा उन्होंने किया था। मेरी समझ नहीं थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग शॉट्स लिए उन्होंने। तो वो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं उस एज ए न्यूज क्लिपिंग्स। फोक म्यूजिक उसमें, मतलब लोक म्यूजिक उसमें आता है, ट्रेडिशनल म्यूजिक उसमें आता है, और फिर तर्क आता है। तो मोन्टाजिक है वो पूरा जो प्ले है, वो कोई लीनियर उसमें स्टोरी टेलिंग तो नहीं है, जो मेरा काम रहा भी नहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। ना तो मेरा डिप्लोमा रहा, ना मेरे सीन वर्क रहे, कभी भी मैंने इस तरीके से लीनियर काम नहीं किया। तो वो मोन्टाजिक है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और बहुत हर एपिसोड में वो फिलॉसफी को डिस्कस करते जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को, और वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व होता है उसको डिस्कस करते जाते हैं। तो वो एक मोरलेस कहानी थी। उसका नाम रखा था आबे जिंदगी। वो दारा शिको का तर्जुमा है उसका, गीता का। दारा शिको ने गीता को जो ट्रांसलेट किया था, उसका नाम रख दिया था उन्होंने आब ए जिंदगी। जो मुझे याद है, मेरे को लगता है कि जिंदगी का पानी या जिंदगी की आबरू, बेसिकली। तो कमाल का, मतलब ट्रांसलेशन भी ना, नाम भी कमाल का है। तो ऐसे उसकी कहानी है। कहानी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें बहुत सारे नए तरह की थॉट थे, विजुअल था। इसीलिए मैंने कहा कि उसमें थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि वो अलग तरह से सोच के बनाया गया प्रोडक्शन था, है ना। क्योंकि कैसे उसको बनाया जाए, कैसे उसको तैयार किया जाए, उसमें वीडियो भी होगा, और वो कैसे जब हम पास आउट होते हैं तो हमारे काम में कैसे जुड़ जाती है, वो भी एक अहम हिस्सा है। तो जब हम पास आउट होते हैं तो कैसे चीजें जुड़ती है। तो मैं यही जानना चाहूंगा, पास आउट होने के बाद आपने कैसे थिएटर में काम किया प्रोफेशनली, कि मतलब जब तक आप यूएसए नहीं पहुंचे तब तक आप कैसे थिएटर से जुड़े रहे, क्या क्या करते रहे, कैसे करते रहे। उसके बाद आएंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, है ना। उससे पहले बहुत सा समय रहा है जिसमें आपने बहुत कुछ किया है। एक प्रोडक्शन भी है मगन यार के साथ, वो भी रहा। उसके अलावा भी डिजाइनिंग के बहुत सारे काम करते रहे, और उसके बीच में आपको बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी कि मतलब जब आप फ्रीलांस करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा शेयर करें आप, कि पास आउट होने के बाद का समय कैसा रहा, डिजाइनिंग को लेके, डायरेक्शन को लेके। एक नाटक को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए सारे संसाधन इकट्ठा करना। असल में गोविंद भाई, मेरा ये था कि मुझे डिजाइन डायरेक्शन में काम करना है, लेकिन मुझे पास आउट होने के बाद में एक्टिंग के काम ज्यादा मिलते रहे। रंजीत साहब एक फिल्म बना रहे थे, चिंटू जी, उनमें बोले कि तुम आ जाओ एक्टिंग करो, इसे पेड हॉलीडे। तो मैं चला गया। फिर एक फिल्म बनी थी आलू चाट, उसमें ऐसे कुछ काम किया। फिर कुछ नाटकों में काम किया। फिर उसके बाद में दिल्ली ने डे एक फिल्म बनी प्रशांत नायर की, जिसमें एक अच्छा रोल मुझे मिला।
मैं पास आउट होने के बाद में 2009 तक दिल्ली में इस तरीके के काम करता रहा, डिजाइन में अपने आप को कोशिश करता रहा सस्टेन करने की। तो कुछ काम, कुछ वर्कशॉप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, कुछ पढ़ाने का काम, मेजर मैंने उस बीच में कोई नाटक, मुझे जितना याद है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ में एक नाटक किया, मॉलियर का बिच्छू। श्री राम सेंटर के साथ में नाटक किया, होली। तो अपने आप को बेसिकली पास आउट होते जैसे आप अपने आप को थोड़ा छोड़ते हो कि देखो कहाँ कहाँ पे वेन्यूज हैं, और कोशिश करो कि क्या कर सकते हो, क्या तुम्हारा फोटे है, मतलब क्या करना जानते हो, क्या कर सकते हो, क्या इंटरेस्ट है। तो तीनों ही फ्रंट पे, डिजाइन के फ्रंट पे, डायरेक्शन के फ्रंट पे। डायरेक्शन के फ्रंट पे क्योंकि वेन्यूज कम होते हैं, या तो आपका अपना ग्रुप हो या कोई आपको इनवाइट करे। डिजाइन में चूंकि शॉर्ट टर्म काम होते हैं, तो 5 दिन का काम, 7 दिन का काम, 10 दिन का काम ऐसे मिलते जाते हैं। कभी कभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वर्कशॉप मिल जाती थी कभी, तो उस तरीके से कुछ कुछ काम मिलता रहता है। 2009 में फिर मैं चला गया था लामडा पढ़ने, लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स, लंदन में। इनलेक्स की मुझे एक फेलोशिप मिली थी। तो फिर वो अगले जो हैं 8-10 महीने वहां पे बीत जाते हैं। 2010 में जब मैं लौट करके आता हूँ, तो मेरे साथ में एक पर्सनल लॉस होता है, मेरी मदर एक्सपायर हो जाती हैं। तो 2010 जो है वो एक तरीके से डिफिकल्ट टाइम बीतता है। लेकिन उस दौरान फिर मेरा और रुद्रो का वापस से रीयूनियन होता है, और रुद्रो हेयर करके एक प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उसमें मैं उनकी हेल्प करने चला गया था। फिर स्टोरी एंड राम एंड सीता करके एक हिंदी म्यूजिकल कर रहे थे, उसमें फिर मैं एज एन को डायरेक्टर उनके साथ में था। तो डायरेक्शन के काम ऐसे शुरू हो जाते हैं। 2010 में फिर मैं रोस्टन एबल को ज्वाइन कर लेता हूँ, उनकी कंपनी को एज ए टेक्निकल डायरेक्टर। तो फिर वहां से मांगनियार सिलेक्शन के साथ में, और बाद के दूसरे उनके जो 2 प्रोडक्शन हुए, द किचन और क्लासरूम, द मांगनियार क्लासरूम। तो मेरा एक बहुत क्लोज रिलेशन उनके साथ में तब तक चलता है जब तक मैं अमेरिका पहुंचता हूँ, 2018 तक। तो एक हुआ ये कि उस जब आप लौट के आ जाते हो, तो फिर आपकी कुछ और समझ बढ़ जाती है, काम करने की समझ भी बढ़ जाती है, आपको थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है, आपने दूसरे तरीके के काम देख लिए। इनलेक्स मेरे प्रति बहुत ही वो रहे, क्या कहते हैं, कोर्डियल रहे। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाके लंदन के म्यूजिकल्स देखने के लिए। तो मैंने कुछ 22-25 म्यूजिकल वहां पे देखे। तो बहुत ही कमाल का फेलोशिप रहा वो। तो अमिता मलकानी जी उस वक्त शायद उसकी चेयर थी, तो बहुत ही अच्छी मेंटर, और अब तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो। तो मैं जब लौट करके आता हूँ, फिर मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक काम मिलता है। पंकज सक्सेना जी मुझे भेजते हैं सिक्किम में एक वर्कशॉप करने और प्रोडक्शन करने बच्चों के साथ में। तो अली बाबा और 40 थीव्स, अली बाबा 40 चोर, मैं मंगन के बच्चों के साथ में पहली बार मैं दूसरी भाषा में एक तरीके से काम कर रहा हूँ। और मैंने उनके साथ प्रोडक्शन डिवाइस किया कि ऐसे सीन है, तुम लोग सीन बनाओ। तो बच्चों ने अपने आप सीन बनाने, म्यूजिक बनाया उसका, और वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन बना, बहुत अच्छा प्रोडक्शन बना। और बाद में फिर वो जश्न बचपन में आया दिल्ली में। तो फिर मुझे म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, म्यूजिक के साथ काम करने में। और फिर यही टाइम है कि मैं रॉय सर के साथ में उधर लगा। तो एक मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहा कि म्यूजिक और म्यूजिशियंस और स्पेशली ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के साथ में काम करना है, लोक कलाकारों के साथ। फिर बीच में मुझे राजीव सेठी जी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे जो शहद निकालने वाले 2 ट्राइब हैं, अपनी जनजातियां हैं तमिलनाडु में, उरूला और कुरुम्बा और तोड़ा, 3 हैं। उनके साथ ही काम करने को भेजा रिसर्च करके। और वो हयात रेजिडेंसी चेन्नई में एक हनी बी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के कुछ आई थिंक 300 आर्टिस्ट को कमीशन किया था। तो उसमें मैं था। रहमान साहब उसकी ओपनिंग करने आए थे और उसका एक सॉन्ग कंपोज किया था। तो आई फील प्राउड कि मतलब आपको एक सेम प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है और मतलब डिवाइस करने वाला जो काम है, ये
बढ़ता चला जाता है। 2013 में फिर मैं एक काम करता हूँ, पगड़ी प्रोजेक्ट, जो जो उसकी एक अलग कहानी है। मैं और राजेश तेलंग, अगेन मेरे बहुत प्रिय मतलब दोस्त हैं, वो हम लोग चाय पे बैठे थे और मैं ऐसे राजेश भाई से बोला, राजेश भाई मजा नहीं आ रहा, कुछ काम करने को दिल कर रहा है, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग करना है। अपने संत लाल जी, वो जो कारपेंट्री में काम करते थे, ताऊ हरियाणी, वो सफेद कपड़े पहनते थे, वो रुमाल बांधे सफेद, तो वहां पे खड़े होकर के वो शीशे के सामने लगभग 3 मिनट तक वो रुमाल, तो राजेश भाई बोले बोले है ना आइडिया, ये देख वो पगड़ी। तो खैर हम लोग वहां से चले गए, लेकिन वो बाद में आइडिया मेरे को स्ट्राइक किया कि बहुत इंटरेस्टिंग। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उस वक्त एक आइडिया फ्लोट किया था भारंगम में डिवाइस प्रोडक्शंस को, कि हम कमीशन करेंगे। तो मैंने आइडिया भेजा, वो आइडिया सेलेक्ट हुआ और उस पर फिर मैंने एक इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस तैयार की। एनएसडी के डंप यार्ड में हमने पगड़ी के ऊपर एक पूरा इंटरेस्टिंग काम किया, जिसमें फिर गुजरात से एक अवंतीलाल पी चावला, एक पगड़ी के ऊपर उनका बहुत कमाल काम है, आई थिंक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनके साथ फिर मैंने कोलैबोरेट किया कि आ जाओ आप और आप हमारे साथ में कुछ काम करो। तो राजेश भाई, मैं और वो, और हमने, और उसमें सविता रानी एक्ट्रेस थी, तो आइडिया ये था कि दुल्हन जो है वो घोड़ी पे बैठ के जाएगी और पगड़ी बांधेगी और ये देश वीर जवानों का चलेगा। तो वो एक कमेंट था उसके ऊपर कि कैसे पगड़ी और मैन मैचोहुड, पगड़ी के साथ में प्राइड और ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। गार्गी भारद्वाज मेरी बैचमेट है, उसने भी मदद की उस आइडिया को कंसीव करने में। तो ये एक रेंज ऑफ वर्क मतलब उस दौरान मैं कर रहा हूँ। बीच बीच में डिजाइन के काम करता चला जाता हूँ। विवेक मिश्रा ने नाटक किया था श्री राम सेंटर रेपर्टरी के साथ में, संध्या छाया, उसका डिजाइन करने गया। 1857 कर रही थी नादिरा जी रेपर्टरी के साथ में, अशोक भगत जी उसका डिजाइन कर रहे थे, तो उसका सेट को डेकोर करने को लेकर के मुझे बुलाया उन्होंने। तो इस तरीके से कुछ कुछ काम। उसके बीच में 2 काम मुझे और मेजर मिले। मैं आईडीएसपीएल के साथ में, इंटीग्रेटेड डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की कंपनी, उसके साथ में मुझे 5 लाइट एंड साउंड शो करने का मौका मिला, जिसमें आमेर फोर्ट, नायकर पैलेस, मदुरई का ओरछा और झांसी के किले थे। वो बाद में केवल 2 प्रोजेक्ट तक ही एक्चुअलाइज हो पाया, नायकर पैलेस और आमेर फोर्ट तक, बाकी के मैं नहीं कर पाया। लेकिन वो लाइट एंड साउंड शोज मैंने प्रोग्राम किए और उनमें नायकर में तो डिजाइन में भी हेल्प की इनफैक्ट। तो फिर वहां से थोड़ा स्केल समझ में आने लगा कि क्या स्केल हो सकता है काम का। इस बीच में मेरा एक दोस्त अपना एक म्यूजिक स्टोर खोल रहा था दिल्ली में, तो उसके म्यूजिक स्टोर को डिजाइन किया। मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसके होटल्स हैं गुड़गांव में और महिपालपुर में, उसके होटल की लॉबी डिजाइन की। उसी दोस्त का एक कॉलेज है गुड़गांव में, तो वो होली के प्रोग्राम करते हैं, तो उसके होली के इवेंट डिजाइन करने को मौका मिला। तो ऐसे मतलब एक तरीके से कहिए कि बहुत अप एंड डाउन सब तरीके के डिजाइन के काम। मेरे डायरेक्शन काम में मैं मेजरली फोकस रहा लोक कलाकारों के साथ में और एक्सपेरिमेंटल काम करने। टू मच बोल गया एक ही बार में। नहीं, एक काम किया भी आपने, जो जिस प्ले के बारे में आपने बताया नहीं, मंगनियार के साथ एक प्रोडक्शन किया भी था। हाँ, नहीं वो तो मैंने देखा भी वो बाद का 2016। अच्छा किया आपने याद दिलाया। मैं गफूर भाई के साथ में मेरा पुराना रिश्ता है, आपको मैंने बताया था कि मेरे डिप्लोमा में भी आए थे, तो उससे पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 1997 से मेरा गफूर भाई के साथ में रिश्ता है। तो तब से मेरे दिमाग में था कि यार इस फॉर्म के साथ में कुछ करना है। 2016 में जब मैं मांगनियारों के साथ में लगभग 6 साल तक रह चुका हूं, तो मुझे उनके म्यूजिक की एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। और जो कि मैं खुद राजस्थान से आता हूं, खुद लोक कलाओं से आता हूं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आने से पहले मैं खुद मतलब एक तरीके से लोक गायक के रूप में अपने एरिया में मेरा मैं गाता था, और लोग मुझे लोक गायक के रूप में ज्यादा जानते थे रादर देन नाटक वाले या थिएटर पर्सन। तो संगीत की समझ थोड़ी अपने एरिया की संगीत की समझ बन चुकी थी।
इस बीच में मैं ये सिक्किम में 2 प्रोडक्शन कर चुका था बच्चों के साथ में, पूरे म्यूजिकल। 2011 में मैंने जूता आविष्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक पोएम है, वो सिक्किम में ही बच्चों के साथ किया। बहुत ही उम्दा प्रोडक्शन, कंप्लीटली उन्होंने डिवाइस किया, अपने गाने लिखे। फिर मैं वो हनी बी वालों के साथ में एक प्रोडक्शन कर चुका हूं। तो म्यूजिक की एक समझ, एक मान लीजिए कि बन चुकी है। तो ये गफूर भाई की जो फॉर्म है पंडवन के कड़े, वो बहुत कमाल की फॉर्म है। उसमें बेसिकली कथा गायकी है, और मैं खुद कथा गायकी की एक हल्की सी परंपरा से आता हूँ। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे मेरा गांव है, तो वहां पे आ, किस्सा गोई और बड़ी प्रचलित है, और स्पेशली जो हरियाणा की तरफ से जो आती हुई किस्सा गोई है वो बड़ी प्रचलित है। स्वांग बड़े प्रचलित थे। तो हमारे एरिया में एक हरि सिंह जी, मेरे एक बचपन के मेरे गुरु रहे संगीत के, वो बड़े किस्से सुनाते थे। तो रागनियों में किस्से सुनाते थे कि रागनी होगी, फिर किस्सा गोई होगी, फिर रागनी होगी, फिर किस्सा गोई होगी। और बात पोशी जो है वो मेरे एरिया में ठीक ठाक है। मेरे दादाजी खुद बात पोशी करते थे, और मेरे मेरे गांव में 3-4 लोग और थे। तो वो, तो उस फॉर्म की जो ताकत है वो मुझे, मतलब मुझे शुरू से फैसिनेट करती है। लेकिन उसके साथ काम ऐसे लगा कि यार एक बड़ी मोनोटोनस हो जाती है एक टाइम के बाद में जाकर के। तो जब तक लोग उसको खुद को समझेंगे नहीं ना, तब तक जो लोग उसको समझते नहीं, भाषा को नहीं समझते, और उस परंपरा में आनंद नहीं लेते, तब तक वो लोगों के लिए बड़ी फॉरेन हो जाती है। तो 2016 में मैंने ये सोचा कि यार क्या करूं, अगर मैं मांगणियारों का, जिनका संगीत बड़ा ही वाइब्रेंट हो, बहुत ही मतलब उसमें वैरायटी है, और ये जो पंडुअन का कड़ा है मेयों का, इसको अगर मिला दूं तो कुछ बनेगा क्या। तो मैंने 1 महीने की, 1-1.5 महीने की एक वर्कशॉप की, जिसमें मेरे मांगनियार दोस्त आए और मेरे ये मेवात के जो कलाकार हैं आए, और इनके साथ मिलकर के हमने महीने, 1.25 महीने मगजमारी की कि क्या करें। और धीरे 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 वो प्रोडक्शन इवॉल्व होता गया। उसमें हुआ ये कि चूंकि म्यूजिक का पैटर्न तो सेम है, और हिंदुस्तानी मतलब म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक एक दूसरे के, लोक म्यूजिक एक दूसरे के आसपास रहते हैं, तो रागों का बेस भी वही है। तो वो एक मीटिंग पॉइंट हो गया। तो फिर हुआ ये कि गफूर भाई जो है उसको किस्सा गोई में करेंगे, और उसका जो एक्सपेंशन है वो मांगनियार करेंगे म्यूजिक में। तो मतलब इस जैसे गफूर भाई का दोहा है, अरे अर्जुन मेरा लाडला रे, अर्जुन मेरा लाडला ना तो इन बातन को तोड़, और एक हाथी और एक हाथी मोहे मंगाए दर तेरी मौसी ने बोल। और फिर वहां से फिर मांगनियार उसको एक्सपेंड करेंगे म्यूजिक में। तो ये उसका फॉर्मेट बनना शुरू हुआ दिमाग में कि किस्सा कोई है और म्यूजिक है, और फिर उसका एक्सपेंशन है। तो वो फिर प्रोडक्शन इस तरीके से बना, और वो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो प्रोडक्शन अच्छा बना। बाद में थिएटर ओलंपिक में उसको इनवाइट किया, अहमदाबाद में हमने शो किया, हाउसफुल खचाखच, और ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया। फिर बाद में मैंने दिल्ली में उसका एक शो किया, उदयपुर में एक शो हुआ। तो ऐसे उसके 4-5 शो हुए। तो 20 लोगों की टीम के साथ में वो, उसमें फिर अलवर के और 2-3 परंपरा मैंने जोड़ी। जैसे जोगी नाथों का एक शिव जी का ब्याहला एक परंपरा है, अगड़ बम और बम ही बम और बम 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 लहरी, एक सुनो गोरा प्यारी मेरी। तो वो उनका है। अली बख्शी ख्याल अलवर की एक और परंपरा रही है, जो अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गई, लेकिन उसके बहुत कुछ कुछ गिने चुने लोग बचे हैं। कहाँ गयो री मिजाजन तेरो घर वालो री, कहाँ गयो री मिजाजन तेरो घर वालो, अरे फुट गई हांडी नह गया। तो इस तरीके की बंदिशें बहुत ही को वो मेरे दादाजी गाते थे बचपन में। तो मुझे पता नहीं था कि अली बख्श है कौन, क्या कहानी है। लेकिन वो मेरे पास के कस्बे के
संगीतकार थे, आई थिंक 18 सेंचुरी में कहीं पे, जितना मतलब हल्का सा उनका याद है। रामपुर हाउस बड़ा हाउस होता था उस वक्त रेवाड़ी में, राव तुलाराम का। उनके आश्रम में, उनका यहाँ पे एक आर्टिस्टों का एक घराना था, तो वहां पे वो रहे थे। और ऐसे कुछ कुछ एविडेंस मिलते हैं कि अली बख्श जो है उत्तर भारत में, स्पेशली ये जो बेल्ट है, उसमें इतने पॉपुलर थे कि रेवाड़ी में उनके जलसों में 40,000 से 50,000 लोग इकट्ठे होते थे। तो वो इतनी कमाल की विस्तृत परंपरा थी, तो उसको फिर उसके कुछ बंदिशों को उसमें शामिल किया। तो ऐसे वो मतलब मांगनियार, मेव, जोगी, अली बख्शी ख्याल, ऐसे 4-5 चीजों का मिश्रण है वो। तो बहुत सुंदर सा प्रोडक्शन था वो, हमने देखा भी था यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। अभी बात करते करते एक सवाल आया कि आप गाते अच्छा हो, आपको एक्टिंग में इतने चांस मिले, आपने फिल्म भी की, तो ऐसा नहीं लगा कि फिल्मों की तरफ चले जाएं? मतलब आप तो पढ़ाने की तरफ चले गए, तो कभी मन नहीं था कि मतलब बॉम्बे जाएं, एक्टर बने, मतलब डिजाइन डायरेक्शन छोड़ के है ना, इतने सारे टैलेंट होने के बाद, इतना चांस मिलने के बाद? हाँ, कभी ऐसा मन हुआ? आई थिंक असल बॉम्बे क्या है कि बॉम्बे जाने के लिए ना एक एक अलग किस्म की झील चाहिए। अब मेरा ऐसा मानना है, मैं उस शहर में 5-7 बार गया, हर बार गया काम के सिलसिले में ही गया, और मैंने हर बार वो मतलब सिद्धि विनायक जाके और ख्वाजा के दरबार जाके यही बोला कि देख, अगर बुलाना है ना तो काम के लिए बुलाना, ये मतलब सो कॉल्ड स्ट्रगल तो अब मतलब नहीं होगा। तो शायद गणपति की और ख्वाजा की ये मन मतलब थी इच्छा की नहीं बेटे, तू फिर तू चल ठीक है, तू थोड़ा बाहर भीतर घूमिया। तो दिल्ली ने डे के बाद में मेरे पास में एक अच्छा चांस था मुंबई जाके काम करने का। दिल्ली ने डे वहां पे ठीक ठाक, बंबई में क्रिटिक ने उसको रिसीव किया, मेरे काम की बात भी हुई। अंजलि पाटिल जो उसमें एक तरीके से प्रोटोगनिस्ट कर रही थी और एक उसकी ओपनिंग फिल्म भी थी, वो अंजलि ने मुझे फोन किया कि दादा आप आ जाओ, आपके काम को लेकर लोग बात कर रहे हैं, इट विल बी ए गोल्डन चांस। लेकिन कुछ चांस ऐसे बने कि मैं जा नहीं पाया, शायद मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं किया, या मुझे मुझे लगा कि यार मैं जिस तरीके का काम करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। तो अब सच बताऊं कि कभी उस तरीके से एक बहुत गहरी इच्छा नहीं हुई कि यार बंबई जा करके, बीच बीच में ऐसे ऐसे आए, जब जब मुझे थिएटर में लो फील हुआ, जब जब मैं थिएटर में काम नहीं कर पाया, ऐसा लगा कि यार बंबई चले जाते, एक्टिंग करते, काम तो मिल ही रहे थे। विशाल जी ने फिल्म बनाई थी मटरू की बजली का मंडोला, उसमें कुछ कुछ कोमियो रोल्स थे, लेकिन इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसे डायरेक्टर्स के साथ आप जब काम करते हो तो उनके काम को देखने का मौका मिलता है, आप समझते हो फिल्म को। तो ये 2-3 फिल्में ऐसी थी, मतलब दिल्ली ने डे, मटरू की बिजली का मंडोला और चिंटू जी, जो 3 फिल्में जिनमें डायरेक्टरों के साथ में बहुत मतलब करीबी से काम करने का मौका मिला। रोल जो भी रहा वो एक अलग बात है, फिल्म की अपनी डिमांड्स होती हैं, लेकिन कभी ऐसी तीव्र इच्छा नहीं हुई। मेरे पास अभी भी मतलब ऑडिशंस के लिए फोन आते रहते हैं कि अरे दादा आप ऑडिशन करके भेज दो। मैं बोला यार अब अमेरिका से तुम लोग बुला लोगे? नहीं बुला लेंगे, आप ऑडिशन करके। मुजमिल भवानी ने मुझे फोन किया महीने भर पहले, बोला दादा एक ऑडिशन के लिए एक बंदा फोन करे, आप भेज दो यार वो ऑडिशन करके। थिंक तो मतलब मिलते रहते हैं कभी, करता रहता हूँ, तो ऐसा सिनेमा का टेस्ट ले लिया, अच्छा है वो, मतलब अच्छा है। फिर मेरे बैचमेट को देखता हूँ सक्सीड होते हुए वहाँ पे, तो उसका एक तरीके से सेकंड वो भी मिल जाता है आपको, मतलब उस एक ओरिएंटेशन की मतलब एक है उधर। तो बीच बीच में फिर काम भी किया, जैसे रॉय सर के साथ में वो कर रहे थे हम लोग, ब्रिटिश काउंसिल के लिए मिक्स द प्ले कर रहे थे, तो उसमें आदिल दा और कल्कि आए थे। तो कुछ कुछ फिल्म एक्टर्स के साथ में उस तरीके से काम करने का मौका मिला। तो आप क्या थी वो जो एक फैसिनेशन होता है ना पर्दे पे आपको देखने का, वो जब तक बहुत गहरा ना हो ना तब तक फिर क्या बात बन नहीं पाती, और शायद वो मेरे अंदर नहीं है। मैं आई थिंक मोर इंजॉय करता हूँ क्रिएट करने में,
भले चाहे डिजाइन हो, भले चाहे डायरेक्शन हो। तो अभी आप यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ शेयर करें, कैसे क्या कैसे पढ़ाई होती है। आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो आपने यहाँ पढ़ा और अभी आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो क्या अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि आप सीनिक डिजाइन भी देखते हैं, लाइटिंग भी देखते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी देखते हैं, तो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद जाके पढ़ाना, लोगों के साथ अब शेयर करना चीजों, तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर पाते हैं, कैसे पढ़ाई होती है? देखिए गोविंद भाई, मुझे लगता है ना ये बहुत बड़ा एक डिबेट का इश्यू हो सकता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि एक लाइन भी पता चले तो बहुत होगा, हाँ, एक लाइन भी क्लियर हो। मुझे लगता है हर कंट्री की ना अपनी एक कल्चरल ट्रेडिशन होते हैं। हर कंट्री उन ट्रेडिशन से अपने आगे के कामों को देखती है। तो हिंदुस्तान में हमारी अपनी तरीके की जरूरतें हैं, अपने तरीके के ट्रेडिशंस हैं और अपने तरीके के लिमिटेशंस भी हैं। यूरोपियन कंट्रीज में अपने तरीके की, और यूरोपियन में भी इंग्लैंड अलग है और टर्की अलग है, और अमेरिका में भी अलग तरीके का काम है। मतलब ब्रॉडवे और प्रोफेशनल थिएटर अलग है और कॉलेज थिएटर अलग है। और कॉलेज थिएटर में भी जो कंजर्वेटरीज हैं, मतलब जहाँ पे केवल थिएटर की पढ़ाई होती है या जहाँ पे मतलब आप फुल टाइम थिएटर पढ़ते हो, वो अलग है। और लिबरल आर्ट स्कूल अलग है, जिसमें बच्चा मतलब स्टूडेंट जो है वो थिएटर के साथ दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ता है। लेकिन मोरलेस क्या है कि थिएटर अमेरिका में और यूरोप में भी, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में भी एक तरीके का प्रोफेशन है। प्रोफेशन इन द सेंस कि लोग थिएटर में रह करके रोजी रोटी खाते हैं, कमाते हैं और ठीक जीवन बीत जाता है। और अमेरिका में तो एक कॉमर्शियल थिएटर एक बहुत बड़ा एक थिएटर है, मतलब पूरा एक कॉमर्शियल थिएटर का एक फील्ड है, जिसमें जो कि बहुत मतलब एक तरीके से डेवलप्ड फील्ड है। और उसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब ना केवल ब्रॉडवे, बाकी दूसरे भी जो कॉमर्शियल थिएटर के, म्यूजिकल्स के, दूसरे जो सर्कस के दूसरे जो फील्ड हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ट्रेन हो रहा है वो एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए ट्रेन हो रहा है, कि इंडस्ट्री में जाएगा, काम करेगा, भले चाहे वो एक्टिंग स्टूडेंट हो, सिंगिंग हो, डिजाइन का स्टूडेंट हो। हमारे वहां पे जो स्टूडेंट ट्रेन हो रहा है हिंदुस्तान में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ट्रेडिशंस के लिए तैयार हो रहा है कि वो बाहर जाएगा और अपने ट्रेडिशन में काम करेगा, या ट्रेडिशन से बाहर निकल के भी काम करेगा तो अपने तरीके का काम करेगा। तो हम हिंदुस्तान में एक ओवरऑल इंडस्ट्री थिएटर की नहीं बन पाई। अपनी तरीके की इंडस्ट्री है, यात्रा अपना इंडस्ट्री है, मोबाइल थिएटर अपनी इंडस्ट्री है, गुजराती कमर्शियल थिएटर अपनी इंडस्ट्री है, मराठी मतलब झाड़ी पट्टी और दूसरे जो कमर्शियल थिएटर हैं, तो वो अपनी तरीके की इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन मुझे हमारे ट्रेंड लोग उनमें बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उनमें जितने भी लोग हैं वो सब ट्रेडिशन के लोग हैं, कि जो वहां पे आ गए, उस परंपरा के साथ लगातार लगे रहे और काम करते रहे। गुब्बी वीरन्ना जी की कंपनी की जो परंपरा थी वो है, मतलब कर्नाटक में यक्षगाना की परंपरा है। तो ये सब परंपरागत चीजें हैं जो लंबे समय से लोग कर रहे हैं और उनमें लोग ट्रेन है, लोग उनको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं और इंजॉय करते हैं। जब एक ट्रेंड आदमी उसमें जाता है तो बड़ा अलूप सा, बड़ा अलहदा सा, कट सा फील करता है, जो मेरी समझ, अनटिल अनलेस वो उसमें बिल्कुल रम जाए। कि मतलब जैसे बहरुल्दा मोबाइल थिएटर के स्टार बने, क्योंकि वो पहले पर उस परंपरा से है, बाद में जब चले गए उन्होंने उसको एक तरीके से अडेप्ट किया। यहाँ का फर्क ये है कि यहाँ जब हम तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो आपके दिमाग में ये है कि वो एक तो क्या है कि एजुकेशन का मतलब ओवरऑल जो अप्रोच है वो भी फर्क है। हिंदुस्तान में एजुकेशन सस्ती है, बहुत सस्ती है, और मोरलेस गवर्नमेंट फंडेड है, और होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 100% होनी चाहिए। अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में एजुकेशन के लिए पे करना पड़ता है और बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो जब यहाँ स्टूडेंट जब आ रहा है और वो लोन लेके पढ़ रहा है और उसके ऊपर मतलब लोन है, तो उसका टारगेट ये रहता है कि मेरे को कॉलेज से बाहर निकलते काम मिले।
यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि 90% से ऊपर स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में रहते हुए भी काम करते हैं, अपने 1 या 2 काम करते ही हैं अपने आप को सपोर्ट करने के। तो एज ए टीचर आपके ऊपर एक ये मतलब कहीं ये तो आपके दिमाग में रहता है कि आप स्टूडेंट को कुछ उन चीजों में तैयार करो जो बाहर जाते ही वो उसको काम मिले, और चूंकि काम है भी तो आपका जो अप्रोच है ट्रेनिंग का वो उसका बहुत सारा हिस्सा स्किल्ड बेस हो जाता है कि आपको स्किल देना है कि ताकि वो स्किल के बेसिस पे बाहर जाते ही उसको काम मिलना शुरू हो जाए। हिंदुस्तान की थिएटर की ट्रेनिंग में स्किल में मैं बोलूंगा थोड़ा सा कमी है कि जो वो शायद इसलिए भी कि वहां तो उस तरीके की स्किल का जॉब मार्केट बहुत कम है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई थिएटर पढ़ा हुआ, कितने लोग बॉम्बे में जाके थिएटर में डिजाइन पढ़ा हुआ, कितने लोग बॉम्बे में जाके आर्ट डायरेक्शन करते हैं, और मतलब वॉइस वर्सा की कितने आर्ट डायरेक्शन के लोग थिएटर में आके डिजाइन करते हैं। यहां पे ये है कि आप थिएटर में डिजाइन पढ़ के जा रहे हैं, आप बाहर जाते हैं आपको फिल्म आर्ट डायरेक्शन भी मिल जाएगा, आपको थिएटर का डिजाइन भी मिल जाएगा, हो सकता है पूरे बड़े काम ना मिले लेकिन एंट्री लेवल काम मिलेंगे। दूसरा फिर क्या, एंट्री लेवल के कामों के लिए यहाँ पे रीजनेबल पैसा है कि मान लीजिए मैं एज ए ट्रेन हुआ एज ए लाइटिंग डिजाइन स्टूडेंट, लेकिन मेरे को एंट्री लेवल पे काम मिलेंगे लाइटिंग क्रू के रूप में कि मैं जाऊंगा, केबल समेटूंगा, रखूंगा, लाइटें उतारूंगा, रखूंगा, और उसमें मुझे पैसा मिल जाएगा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। हिंदुस्तान में चूंकि लेबर इतना बड़ा है कि आपको उसके लिए बहुत चीप लेबर मिल जाता है, तो आपको उसके लिए स्किल्ड आदमी की जरूरत नहीं होती। तो स्किल्ड लेबर के जॉब और श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि मतलब अनट्रेन्ड लेबर के जॉब जो हैं, ऑलरेडी अनट्रेन्ड लेबर इतनी अवेलेबल है, तो इसलिए अप्रोच आपको बहुत अलग रखनी पड़ती है कि मेरे को इस मतलब इन्हीं मेरी 3 लाइटिंग की क्लास में या मेरी 2 डिजाइन की क्लास में उसको इतना पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे को इतना करवाना पड़ेगा कि वो बाहर जाते ही वो किसी भी तरीके का डिजाइन जो है, मतलब कम से कम एंट्री लेवल का काम जो है कंसीव कर पाए, उसको कर पाए फास्ट। तीसरा जो है यहाँ पे जॉब मार्केट जो है पूरा वो टाइम बेस्ड है बहुत ज्यादा, कि मार्केट में सस्टेन वो करेगा जो फास्ट हो काम करने में, जो ब्रॉडवे की भी हालत है और दूसरे तरीके की, क्योंकि वेन्यूज बहुत कॉस्टली हैं, तो नो वन कैन अफोर्ड यू टू गिव यू 5 days ऑफ वेन्यू टू कीप डिजाइन योर थिंग। और सेम थिएटर में है, हमारा जो शेड्यूल है, हमको साल में 4 नाटक करने होते हैं, एक सेमेस्टर में 2 नाटक करने होते हैं, उनका 1 साल पहले हम कैलेंडर सेट करते ही हैं, किसी भी कीमत पे 1 साल पहले तो होता ही है, और वो डेडलाइन है कि आपको उस तारीख को शो करना ही है, मतलब चाहे इधर की बिरमा इधर हो जाए। तो आपको जब डेडलाइन, और फिर क्या होता है कि लेबर नहीं है तो सारा काम स्टूडेंट करते हैं या टीचर्स करते हैं, तो बहुत सारा काम है जो आपको प्री प्लान करना पड़ता है, मतलब आपको पूरा डिजाइन, जब हम नाटक की रिहर्सल शुरू करते हैं तो डिजाइन उस वक्त तक बन चुका है 100%। लाइटिंग का भी बहुत बड़ा काम हो चुका होता है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आप किस तरीके की ट्रेनिंग दोगे, आप दोगे कि वर्चुअल में क्या कर सकता है स्टूडेंट, कैड में क्या कर सकता है, रिमोट रह करके क्या कर सकता है, क्योंकि वेन्यू में रह के काम करने की जो लग्जरी है वो स्कूल्स जो हैं, थिएटर स्कूल्स, उनके पास तो है, प्रोफेशनल थिएटर में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो तो ये होगा कि कंपनियां बाहर रिहर्सल कर रही हैं, वेन्यू में जाएगी, एक दिन में टैग करेगी, दूसरे दिन से शो शुरू हो जाएगा। जो मुझे, जब मैं रॉय सर के साथ में जब मैं ट्रेवल कर रहा था, जो मुझे वहां देखने को मिला कि मतलब आपको 15 दिन में 22 शो करने हैं, 20 शो करने हैं, एक वेन्यू से उठना है, दूसरे पे जाना है, टैग करना है, तो स्पीड मैटर्स एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। मैं आंसर कर पाया आपके सवाल को? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से किया आपने, बहुत क्लियर होती है बात कि एक्चुअली हिंदुस्तान में भी लोगों को फास्ट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सब जब बाहर जाते हैं तो अलग तरह का काम होता है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि बाहर जाने पे चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल, कि जो फास्ट है वही फिर सरवाइव करेगा, जो बहुत तेज है वही सरवाइव करेगा। फास्ट विद एक्यूरेसी भी, और उसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब डिजाइन के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
नहीं करे। अगर आप यहाँ के मोरलेस प्रोडक्शंस देखेंगे तो अच्छा डिजाइन होता है, अच्छा काम होता है, बड़े लेवल के काम भी होते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल के काम भी होते हैं, मैं कहता हूँ कॉलेज थिएटर में भी। लेकिन उसको प्री प्लान करना पड़ेगा आपको कि आप उसका काम इतना कर लें कि उस पर जितना डिजाइन डिस्कशन होना है, जितना उसको कंसीव होना है, वो मतलब मॉडल आपको तैयार करना ही पड़ेगा, और मॉडल तैयार करके उसके ऊपर जितना डिस्कशन होना है वो पहले ही होगा। रिहर्सल जब शुरू हो जाएगा तो चेंज की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अनटिल अनलेस अगेन मैंने कि जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल है, और स्कूल में चूंकि हमारे पास लग्जरी है, अपना वेन्यू है हमारे उसमें काम करने की और उसमें चेंज करने की, तो वो एक अलग सेटअप है। स्कूल में तो थोड़ी सुविधा होती है, ये बात तो है। चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो विदेश हो, दोनों जगह में थोड़ी सी तो सहूलियत मिल जाती है स्कूल में जाकर। और बताएं, आप थिएटर के अलावा और क्या करते हैं अपने खाली समय में? वो भी बहुत जरूरी है। क्या आपको खाली समय मिलता है थोड़ा सा भी? क्योंकि मैं बहुत समय से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ दिनेश भाई, हम लोग बातें करते हैं, गपशप मारते हैं, तो ये होता था टाइम नहीं मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ, है ना? तो देखिए कैसी दिनचर्या होती है आपकी वहाँ? गोविंद भाई, आप इस बात को मान लीजिए कि आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री में बैठे हैं, और तो कैपिटलिस्ट कंट्री जो है वो कैपिटल ऐसे नहीं देगी। जो भी मतलब हम लोगों के पेमेंट जो है नो डाउट दूसरे फील्ड से बहुत कम है, और पूरी दुनिया की यही हालत है, मोरलेस आर्ट में पैसा कम है, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा होना चाहिए। लेकिन काम चूंकि लेबर कम है, तो आपको उस लेबर को भरपाई करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एज ए सीनिक डिजाइनर, जो ऑप्शंस मेरे पास हिंदुस्तान में है कि मेरे पास में लेबर है, कि मैं चेंज करके चीजें बनवा सकता हूँ, और स्कूल्स वगैरह में तो उससे ज्यादा भी संभावनाएं हो जाती हैं कि मतलब मैं बदल सकता हूँ, रिहर्सल के दौरान बदल सकता हूँ, शो ओपन होने के बाद बदल सकता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में। तो यहाँ पे वो संभावनाएं नहीं है, तो काम बहुत सारा खुद करना पड़ता है। तो एक तो मतलब प्रोफेशन के लेवल पे कि आपको जो काम हिंदुस्तान में 5 लोग मिलके कर रहे हैं, वो काम यहाँ पे एक आदमी को करना पड़ेगा। उसके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसके लिए मशीनरी होगी आपके पास में, बट यू हैव टू बी इक्विप्ड टू वर्क विद मशीनरी। जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आपके पास में वो एक टीम वहां पे मिल जाती है, आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो और होना भी चाहिए। हिंदुस्तान जैसा जो देश है इतना बड़ा, उसमें अगर आप लेबर को काम नहीं दोगे तो फिर मतलब बेमानी है। तो जो भी मशीनीकरण है हिंदुस्तान में, बहुत सोच समझ के होना चाहिए। यहाँ पे वो ऑलरेडी हो चुका है, अमेरिका में, यूरोप में हो चुका है। तो एक तो वो है कि आपको काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, फिजिकल भी, आपको बताऊं कि फिजिकल भी आपको करना पड़ता है। फिर एकेडमिया में आपको लगातार क्लास लेनी पड़ती है, तो आपको सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट पढ़ाने ही हैं, तो वो पढ़ाने पड़ेंगे। फिर कॉलेज में जो कमेटीज वगैरह हैं उनका आपको पार्टिसिपेंट होना ही पड़ेगा। फिर अपनी कम्युनिटी में भी कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, एंगेजमेंट। तो आपके खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ताकि जो है आप ये कह पाओ कि भाई मैं इक्वली कम्युनिटी में भी एंगेज हूँ, अपने प्रोफेशन में भी एंगेज हूँ, और अपने स्कूल में भी। एक चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप कॉलेज के अलावा बाहर काम करते हो तो उसकी वैल्यू है। कि आपने मान लीजिए मैंने कॉलेज के अलावा बाहर जाके कोई नाटक डायरेक्ट किया, डिजाइन किया, तो दे विल टेक इट एज एन ऑनर कि यार मेरी फैकल्टी बाहर जाके काम कर रही, और वो लोग बोलेंगे भी कि हाँ आप करो, क्योंकि वो कनेक्शन है कम्युनिटी के साथ उसका, और उस कनेक्शन से इनके पास में स्टूडेंट आते हैं। क्योंकि कॉलेज का मैक्सिमम जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट फीस से डिपेंड करता है। हिंदुस्तान में वो नहीं है, क्योंकि वहां पे आप चाहते हो कि चूंकि पैसा आपको सरकार दे रही है मोरलेस, या आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, तो बोलेंगे कि भैया आप जो है अपना समय हमको ही दो, और जो कि उसकी भी अपनी एक वैल्यू है, मैं ये नहीं कहता कि। तो तो व्यस्तताएं उस माने से तो हैं बहुत ज्यादा, मैं क्यों बोलूं कि नहीं है। लेकिन मैं सुबह समय निकाल के अपना योग कर लेता हूँ, नहीं तो वॉक कर लेता हूँ रोज का। मेरे बगल में बहुत खूबसूरत जंगल है, झील है,
बड़ी झील है, छोटी झील है। गर्मियों में यहाँ पे प्रवासी परिंदे आ जाते हैं, तो वो लगभग 60 से 70 तरीके के पक्षी आते हैं। तो गर्मियों में फोटोग्राफी करने चला जाता हूँ। सर्दियों में जब बर्फ पड़ जाती है बहुत ज्यादा और पूरा सफेद हो जाता है, तो फिर कुछ डॉग स्लेडिंग और इस तरीके की स्लेडिंग व्लेडिंग अपने आप को, स्कीइंग करना सीखा है थोड़ा सा कि स्कीइंग करूंगा। फोटोग्राफी का जैसे नया शौक हुआ है। फिर अमेरिका की एक बहुत अच्छी चीज है कि जंगल यहाँ पे अभी भी हैं, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ मिडवेस्ट में, उसमें बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे। और जंगल सेफ हैं। तो कभी रविवार को, शनिवार को जब छुट्टी होती तो जंगल में चला जाता हूँ अपना वॉक वॉक करने, थोड़ा एकांत बिताने। तो वो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर संडे को मिलती है सब लग्जरी, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब इसके अलावा क्या करता हूँ जो आपने बोला। तो फिर जो सेकंड ईयर में बहल सर से जो वाटर पेंटिंग और स्केचिंग सीखी थी, वो बीच में हाथ थोड़ा सा उस पर हो गया था खराब, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो वो कर लेता हूँ। समय मिलता है यहाँ पे। समय इसलिए मिलता है कि जो एंगेजमेंट हिंदुस्तान में परिवार दोस्तों के साथ में, वैसे मतलब गपबाजी के जो समय है ना, वो यहाँ पे आपके पास में होते हैं, क्योंकि वो नहीं है। मतलब गपबाजी के ऑप्शंस नहीं है, मंडी हाउस में बैठ करके चाय पीने के ऑप्शंस नहीं है। तो वो थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि ये जो मीटिंग्स हैं लोगों की आपस में, ये बड़ी कमाल की चीज है, जो शायद उस देश को स्वस्थ रखे हुए बहुत ज्यादा लेवल पे। लेकिन उसके बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स भी हैं कि बहुत सारा समय, लोगों का प्रोडक्टिव समय इस सब चीजों में चला जाता है। तो वो यहाँ पे मिल जाता है। तो चूंकि आप अकेले हैं, अब या तो आप अकेले रहते हुए डिप्रेशन में चले जाओ और मतलब अपने आप को तन्हाई फील करो कि अरे यार मतलब अकेला हो गया, या ये कि फिर आप अपने आप को एंगेज करना शुरू करो दूसरे कामों में। तो एक बुक लिख रहा हूँ इन दिनों, मेरे रॉय सर के साथ जो मेरे मतलब एक्सपीरियंस थे ट्रेवल करने के बाहर। तो एज ए टेक्निकल बुक, कि आप जब बाहर जाते हो अपने प्रोडक्शंस को लेकर के, और स्पेशली बड़े प्रोडक्शंस को लेके जब आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। तो एज ए हैंडबुक मैं बोलूंगा कि वो प्रोडक्शंस के लिए होगी। रुटलेज उसको पब्लिश करेगा। तो वो चल रहा है। कभी कभी वाटर पेंटिंग करता हूँ, तो यही सब। कभी कभी मौका मिलता है तो आसपास के दूध रहता हूँ। तो मैं बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, सच में। हाँ। मतलब हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों को देखने का मौका मिला कि किस तरह से काम हो रहा है दोनों जगह। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत फिल्में मजेदार था देखता सच हूँ, में। और आपने इतना सारा फिल्में देखता हूँ, हाँ? क्योंकि फिल्म का एक्सेस हो जाता है तो नहीं नहीं, वहाँ बीच एक्टिंग भी में करनी चाहिए। फिल्मों के अलावा वहाँ ये एक्टिंग भी जाके करनी चाहिए, कि वहाँ पे भी तो अपनी एक्टिंग नहीं की खैर, नाक ये जमानी है। बड़ा अलग फील्ड है। लेकिन इस बीच में है ना? कुरुसावा की फिल्में देखी मैंने, बर्गमन की फिल्में देखी। इनफैक्ट कल परसों पीना पीना बाउश की एक फिल्म है, वो देख। तो कहने मतलब कि चूंकि एक्सेसिबिलिटी है चीजों की, नो डाउट आपको चीजें मिल जाती हैं। आ, पढ़ने की किताबें आपको सब तरीके की मिल जाती, मतलब आपको ईमानदारी से बताऊं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो वो डेवलप कंट्रियों की एक खूबसूरती है कि भाई आपको एक्सेसिबिलिटी है एजुकेशन की और अपने आप को ट्रेन करने की, जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में हमको बढ़ाने की जरूरत है। कि हमको एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, शायद इंटरनेट से और इन चीजों से बढ़ जाएगी वो, या बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत गुंजाइशें हैं लोगों को ट्रेन करने की, लोगों को मतलब लोगों को चीजें मुहैया करवाने की। ये चीजें होंगी अगर हम में से लोग बाहर जाते रहे, जैसे आप हैं, आप वहां गए जाके पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी चीजें यहाँ आएंगी, यहाँ से भी चीजें वहां जाएंगी। इस तरह से हम रिच होते रहेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि करेक्ट। जैसे आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली होंगी कि किस तरह से वहां वर्क होता है, किस तरह से हम वर्क करते हैं, हमें और डेवलपमेंट करने की क्या जरूरी चीजें हैं।
तो ऐसी गपशप से चीजें बहुत निकलती हैं, सही बात है। गपशप मारते रहेंगे हम लोग लगातार, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आपसे गप मारेंगे। देखिए गोविंद, मेरे को क्या लगता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वहां पे, आई थिंक हमको 2-4 मिनट में खत्म भी करना चाहिए, नहीं तो जो ऑडियंस जो बोर हो जाएगी 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम देख के। असल में बोर नहीं होगी, आप चिंता मत करो, बोर नहीं होगी। ट्रेनिंग का, ब्रिजिंग का ना गैप मुझे लगता है, ब्रिजिंग का गैप मतलब कैसे कि जो हम ट्रेन कर रहे हैं जिन विधाओं में और जिस तरीके से हिंदुस्तान में, मैं उस ट्रेनिंग पे कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मतलब अपने तरीके की ट्रेनिंग है हर इंस्टीट्यूट की, ट्रेनिंग का और जिस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें गैप है। मतलब मैं ट्रेन कर रहा हूं स्टूडेंट को ड्रिपिंग टेक्नोलॉजी की खेती करने के लिए, और हालत ये कि भाई पानी, मतलब तो छोड़िए पाइपलाइन, तो छोड़िए पानी अवेलेबल नहीं है, तो ड्रिपिंग पे तो तब आएंगे ना जब पानी होगा, पाइपलाइन होगी। तो ये गैप है वहां पे, और ऑप्शंस पैदा भी नहीं किए लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, शायद मतलब बन नहीं पाए या कैसे, कुछ कुछ लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे कि हमने ना तो अपने लिए चीजें पैदा की वहां पे, और ना जो हैं उनके साथ में ब्रिजिंग किया। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मेन फोकस थिएटर की ट्रेनिंग है और थिएटर मतलब उनका मेन फील्ड है, लेकिन जैसे थिएटर के भी जो कॉमर्शियल आयाम हैं उनके साथ में अगर ब्रिजिंग होता कि दूसरा मुझे लगता है कि हम ना बहुत ज्यादा वहां पे ट्रेनिंग तो अवेलेबल करवा रहे हैं लेकिन वर्क ऑप्शंस नहीं है। तो मान लीजिए हमने ट्रेनिंग तो दे दी कि आज हिंदुस्तान में 25 के आसपास तो कम से कम थिएटर स्कूल होंगे, मतलब मोरलेस जितनी मेरी समझ है, लेकिन 25 स्टेट की अपनी रेपर्टरी कंपनी नहीं है या अपने थिएटर हाउसेज नहीं है। तो और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो ग्रांट मिलती है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है, तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं। तो हमें क्या है कि और ऐसे जगह बनानी है, अवेलेबल करवानी, जहां पे एक तो स्पेस बनाने हैं कि, और मैं ये नहीं कहता प्रोसिंग स्पेस ही बनाओ, स्पेस हो लोगों के लिए काम करने का और वो मुहैया हो लोगों को। और दूसरा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़े करने की जरूरत है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस तरीके के बनेंगे जिससे लोगों को काम मिले, थिएटर में काम मिले, और सिनेमा के साथ में और टीवी के साथ में सोतेला व्यवहार करने से बचना होगा कि हमने ये मान लिया ना कि ये तो भैया मतलब सोतेला, हम तो नहीं छुएंगे जी उसको। मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है उस ब्रिजिंग की। वहां पे एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म अगर खड़ा है और उसमें वाइबिलिटी है तो उसमें बुरी बात नहीं है कि आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो वो ट्रेनिंग वहां पे आप, हो सकता है सिनेमा की ट्रेनिंग ना दो एज ए थिएटर इंस्टीट्यूट, लेकिन अगर थिएटर की ट्रेनिंग सिनेमा में जाके काम आ रही तो उसमें बुरी बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है यू शुड यूज इट वेयर एवर यू वांट। ये इस तरीके का आर्ग्यूमेंट है कि जी इंजीनियरिंग का बंदा जो है इंजीनियरिंग करेगा वो आईएएस नहीं बनेगा, तो फिर तो हिंदुस्तान के आधे आईएएस और आधे आईएफएस जो हैं वो तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। तो आई थिंक उन चीजों से बचना है। और ये तीसरा जो दिक्कत है वो ये है कि हमने ये जो मान लिया ना कि हम कंफर्म हो गए ना कि मैं थिएटर करता हूं और थिएटर में जिंदा रहूंगा और थिएटर के बिना दूसरी चीज के हाथ नहीं लगाऊंगा, गीता पे कसम खा के कहता हूं। इन परंपराओं से थोड़ा बचना होगा, और हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे फील्ड में जो हमारे मास्टर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, मुझे लगता है उनको भी थोड़ा सा अपने हृदय को ओपन रखना होगा, थोड़ा सहृदयता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि समय चेंज हो रहा है। और आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले जिन परिस्थितियों में उन्होंने शुरू किया था काम और आज की परिस्थितियों में फर्क है। तो इसकी गहरी जरूरत है हिंदुस्तान में। तीसरा, अगर मान लीजिए वर्ल्ड वाइड ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, लेट से कि अगर हिंदुस्तान का इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा अगर अमेरिका में आके गूगल की पेरेंट कंपनी का सीईओ बनता है और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनता है और एडोब का सीईओ बनता है,
तो फिर हिंदुस्तान के थिएटर का पढ़ा हुआ बच्चा जाके और हार्वर्ड की थिएटर स्कूल का डायरेक्टर क्यों नहीं बनता, और मतलब स्टैनफोर्ड का डायरेक्टर क्यों नहीं बनता? तो मुझे लगता है कि इसको भी हमको थोड़ा सा इस चीज के प्रति भी अपने आप को ओपन करना होगा कि हम अब हम बाकी जगहों पे तो ग्लोबल एज ए विलेज देखते हैं, लेकिन थिएटर आते ही जो हमको लगता है कि नहीं, हम जो है बहुत ज्यादा संकुचित और कूप मेंढक हो जाना चाहते हैं। उसका ये खतरा हो सकता है कि बहुत ग्लोबलाइजेशन और होमोजेनाइजेशन हो जाए कल्चर का, कि मतलब सब जगह एक जैसी चीजें होने लगी। वो फिर रंग कर्म करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो बचा के रखें अपने काम को, और उस तरीके के काम को जा करके वो इन्फ्यूज करें। और आप देखोगे कि जितना भी कॉमर्शियल थिएटर हो रहा है, उनमें वो लोग ज्यादा सक्सीड कर पाए थिएटर में जो इस तरीके का काम कर रहे थे। मतलब अमेरिका में भी अगर आप रॉबर्ट विल्सन को देखो, उसका काम अमेरिका के जो पॉपुलर काम था उससे बिल्कुल अलग है उनका काम, तो वो एकदम से लोगों की नजर में आए। रॉबर्ट लेपास को देखो, उनका काम, मिंग चोली को जो यहाँ के सीनिक डिजाइनर है, उनका काम, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, या उधर यूके में पीटर ब्रुक का काम देखो। तो आप अगर आपकी सफलता इनफैक्ट बहुत सारे मायनों में इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितना क्रॉस कल्चर काम कर पा रहे हैं, और कितने अपने काम को मतलब आप क्रॉस अपनी लोकल बाउंड्रीज देख पा रहे हैं। या हिंदुस्तान में भी मतलब आप दीपन का काम देख लीजिए, आप अनुराधा जी का काम देख लीजिए, अभिलाष जी का काम देख लीजिए, बहुत बियॉन्ड, इवन मतलब रॉबिन सर का काम देख लीजिए कि कितना अलग किस्म का काम है। अच्छा, वो काम लगता भी इंटरेस्टिंग और उसकी वैल्यू भी तब आती जब उसके साथ में दूसरे काम, अब मान लीजिए प्रसन्ना जी का काम है, और रॉबिन सर का काम है, और बंसी सर का काम है, और अंकुर जी का काम है। जब एक गुजराती थाली में ये सारी चीजें हैं ना, तभी वो थाली दिखाई देती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कैर सांगरी बड़ी कमाल की चीज है जी, बड़ी ट्रेडिशनल चीज है, लेकिन पूरी थाली में कैर सांगरी है हिंदुस्तान के थिएटर में, तो फिर कैर सांगरी बोर करेगी। चलिए, थैंक यू। नहीं, ब्रिजिंग का काम तो करना जरूरी है, और अलग अलग एस्पेक्ट में देखना भी जरूरी है। जब हम प्रैक्टिकली फील्ड में आते हैं तो हमें ये समझ में आता है, बिल्कुल सही बात है कि पढ़ते हुए समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस रहा अलग अलग जगह जाके काम करने का, तो ये बात और समझ में आती है कि फिल्म भी किया, थिएटर भी किया, थिएटर पढ़ा भी रहे हैं, और वैसी जगह पढ़ा रहे हैं सब कुछ कॉमर्शियली होता है, तो और ज्यादा क्लियर होती है चीजें। तो ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों के बहुत काम आएंगी। तो सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम ऐसे मिलेंगे और गप मारते रहेंगे कि लोगों को नई नई चीजें मिले, नई नई प्रेरणा मिले, नई स्रोत मिले। और जरूरी है कि हम बात करें और लोगों को बताएं कि और कितनी संभावनाएं हैं। तो सच में थैंक यू दिनेश भाई, बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया, है ना? आज आपकी मतलब जो सुबह है बहुत अच्छी रही है, और मेरी रात्रि। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, रहिए, सुखद रहिए।